हेलो स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो सेशन था उसमें हमने स्टार्ट किया था रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास, यानी कि किसी भी पार्टिकल के मास में विद वेलोसिटी क्या चेंज आता है उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। और इसको हम स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है, काफ़ी कर चुके थे, 50% हो चुका है इसका, ठीक है। तो हमने देखा था कि किस तरीके से मास में वेरिएशन हो रहा है। तो उसके लिए हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किए थे, एस और एस डैश, ठीक है। उनमें दो एस डैश जो है वो एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा था, तो दो ऑब्जर्वर बैठा दिए थे हमने, एक एस में एक एस डैश में। तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे थे कि एस डैश में जो ऑब्जर्वर बंदा बैठाया हुआ है उसने क्या देखा और जो एस में बैठा है उसने क्या देखा। हमने ये देखा कि जो एस डैश बंदा है उसने ये कहा कि मेरे रेस्पेक्ट में तो ये क्या है, कांस्टेंट है, बट ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इतनी इतनी वेलोसिटी से कर रहे हैं। तो दोनों के मासेस इसने इक्वल ऑब्जर्व किए, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इसी के साथ चल रहा है। समझ में आ गई? इससे दोनों इक्वल थे, वेलोसिटीज इक्वल थी। तो हमने निकाला था कि जो संलयन हो जाता है, यानी कि जो कंबाइंड मास होता है, उसकी वेलोसिटी 0 आती है। बट जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, इसलिए ये दोनों की जो मासेस हैं वो डिफरेंट होंगे, m1 m2, दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी, कंबाइंड मास m1 प्लस m2 आ जाता है। समझ में आ गई? तो हम यहाँ तक की बात कर चुके थे और हम ये भी बता चुके थे कि अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी वी कैन फाइंड आउट दी u1 u2। तो ये मैंने इक्वेशंस यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर ली थी, हालांकि हम इनको डिराइव कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। चले, अब आप आगे देखें कि 1 और 2 इक्वेशन तक हम फाइंड आउट कर चुके थे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि जो एस फ्रेम में है, ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वर बंदा बैठा हुआ है एस फ्रेम में, और उसके हिसाब से भी संवेग क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वर सिटिंग इन एस फ्रेम still momentum conservation will valid due to elastic collision। भाई अभी भले ही दोनों के मासेस अलग अलग हैं, हम ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टिकल्स के जो मासेस हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, बट उनमें जो कोलिजन होगी वो अभी भी इलास्टिक ही होगी। और जहाँ जहाँ इलास्टिक कोलिजन होती है वहाँ तो हम पहले से ही जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्व करता है, एनर्जी भी कंजर्व करती है, बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई? तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन विल वैलिड ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और वो क्या होगी, टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, विल इक्वल्स टू दी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है भाई, दोनों पार्टिकल्स m1 m2 थे, वेलोसिटीज u1 u2 थी। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन मैंने मान लिया कि उनकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई है ना। तो कंबाइंड मास तो कितना था आफ्टर कोलिजन, m1 प्लस m2, और वो मूव कर रहा है विद v वेलोसिटी। समझ में आगे बात? तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, आप एक काम कर लो, मुझे यहाँ से रेशो चाहिए मासेस m1 m2 का, तो m1 m1 एक जगह कर लो और m2 m2 एक जगह कर लो। तो m1 को u1 माइनस वी लिख सकते हैं, है ना, और m2 के साथ साथ कौन कौन सी वेलोसिटी है, v, और यहाँ से u2, है ना, तो v माइनस u2। समझ में आ गई? तो जब आप यहाँ से रेशो निकालोगे, मैंने आपको बोला कि रेशो चाहिए मुझे m1 अपॉन m2, ठीक है। तो कितना आएगा वो रेशो, आएगा v माइनस u2 अपॉन u1 माइनस v। बात समझ में आ गई? इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे तो हम यूज़ कर लेंगे इसको, मैंने इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अब आप एक काम करो, अभी ज़रूरत आगे क्या अभी पड़ेगी इसमें, तो देखो यहाँ जो u2 आ रहा है ना, उस वहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगी इक्वेशन नंबर 2 से, और जो u1 आ रहा है वहाँ मैं वैल्यू रखूँगी इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करना है। समझ में आ गई? हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 इन 3। तो मेरे पास
m1/m2 कितना आएगा, देखें ये रहा v माइनस यू टू, तो v माइनस यू टू मतलब ये रहा, है ना, वैल्यू रख रही हूँ मैं माइनस यू डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय u1 माइनस v, है ना भाई। तो u1 रख दो इक्वेशन नंबर 1 से, ये रहा u डैश प्लस v, u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस, एक मिनट, ठीक है, रखें u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस v, ठीक है भाई। बस सॉल्व करना है इसको, और क्या है ना, सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो भाई क्या आएगा, एलसीएम वगैरह ले लो, है ना, है ना, एलसीएम ले लो। ऊपर कितना एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, सही है भाई। तो क्या आएगा, वी के साथ तो कितना आ जाएगा 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। कैलकुलेशन है भैया ना, अब ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना है। अब माइनस को इसको खोल दो, है ना, खोल ही दो, कितना आएगा प्लस यू डैश माइनस वी, ये तो हो गया ऊपर का काम। नीचे का कितना आएगा, नीचे का आएगा यू डैश प्लस वी माइनस वी, और ऊपर भी खोल लेते, चलो कोई नहीं, एक स्टेप में काट दूंगी, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये v से ये v कट जाएगा, समझ में आ रही है बात आपको। और यहाँ से आपका क्या बचेगा, u डैश कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, है ना। इधर देखो, इधर भी जब आप v को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो v से v कटेगा, सही है भाई। और u डैश को कॉमन लोगे तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर ही कटेगा। तो मेरे डिनोमिनेटर दोनों के कट जाएंगे, केवल न्यूमरेटर कट जाएंगे, डिनोमिनेटर ही बचेंगे, ठीक है। कर देती हूँ, कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा। m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, मैं सिर्फ जो कट रहा है वो नहीं लिख रही हूँ, जो बच रहा है वो लिख रही हूँ, ठीक है। v से v कट गया, जो बचेगा क्या बचेगा, u डैश कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। नीचे कितना 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ये तो ऊपर का काम हो गया। नीचे देखो v से v कट गया, u डैश कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा 1 माइनस यू डैश वी अपॉन, समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। पेपर में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पेपर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद का स्टेप ये है, तो एक स्टेप हटा देना। अब बहुत से ऐसे डेरिवेशन है जिनमें आपको समझ में आ गया होगा करते करते कि भाई इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो एक एक स्टेप खोल के बता देती हूँ आपको, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है तो काट भी लेती हूँ। तो ये आपकी ऊपर के कट गए, समझ में आ गई, केवल डिनोमिनेटर बचेंगे, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक मिनट, ये प्लस है ना, एक्सप्रेशन क्या आएगा 1 प्लस, ये ऊपर चला जाएगा ना उल्टा होके, ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये उल्टा, भाई क्या बचेगा 1 अपॉन में 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन में 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इतना तो कर लोगे। तो कितना बचेगा, ये आएगा, नीचे कितना आएगा, समझ में आ गई बात। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 4, इसकी जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है। अब आपको एक्सप्रेशन चाहिए वो वाला जो मैंने आपको बोला था ना, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी तो उसके लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई, ठीक है, तभी आएगा वो, ठीक है। देखो क्या करना पड़ेगा, फाइंड एक अलग से एक्सप्रेशन है 1 माइनस यू डैश यू डैश नहीं, u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये अपन को फाइंड आउट करना है। क्यों चाहिए अभी समझ में आ जाएगा, फिलहाल आप 1 माइनस यू1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालें, ठीक है। तो 1 माइनस यू1 की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, u1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी थी u डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू u1 की है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई। सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम लो, इसका कितना आएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 से, तो फिर स्क्वायर आएगा, मैं उसको खोल रही हूँ, अभी से खोल रही हूँ, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस फिर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर खोलोगे, तो मैं खोल रही हूँ उसको अभी से, तो वो क्या आएगा यू डैश स्क्वायर, और एक सी स्क्वायर बाहर है हमारे पास, तो यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर प्लस 2 यू डैश वी, तो वो माइनस हो जाएगा वो भी,
तो कितना आएगा 2u-v/c²। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके मैंने होल स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई कर दिया सबको। समझ में आ गई बात? अब आप ये देखो कुछ कट रहा है क्या? ये देखो ये कट गया, ये इससे कट गया। समझ में आ गई बात आपको? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा होगा, और तो नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। अब देखो आप, एक तो बचेगा 1 - v² है ना, और एक ये दो टर्म बचेंगी, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? u'²/c²। समझ में आ रही है? उसको मैं कॉमन ले रही हूँ, लेकिन मैं -u'²/c² कॉमन लूंगी, उसको अभी समझ में आ जाएगा क्यों लूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या चल रहा है? 1 - u1²/c² कितना आ जाएगा? देखो 1 - v²/c² को तो मैं साथ में लिख रही हूँ, तो 1 - v²/c² ये तो हो गया साथ में। ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ? कॉमन ले रही हूँ इन दोनों टर्म्स में से। क्या कॉमन ले रही हूँ भाई? सॉरी, इसमें से माइनस है बीच में ना, इसको हटा लेना। कितना? u'²/c²। अंदर कितना बचेगा? माइनस का कॉमन लिया है, तो ये 1 - v²/c² बचेगा। ठीक है, 1 - v²/c²। नीचे अपने पास एलसीएम चल ही रहा है, 1 + u'-v/c² का। देखो ना, ये इसका तो बाहर कोफिशिएंट है 1, और इसका है u'/c²। आप गुणनखंड करते हो है ना, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, साथ में लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखोगे इसको? आप लिखोगे 1 - u'-2 डैश ही है ना ये, हाँ, अपॉन c², और 1 - v²/c², ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को, और नीचे 1 + u'-v/c² का होल स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अभी इसको अपन डाल देंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने 1 - u1²/c² निकाला है, सेम वैसे ही आपको क्या फाइंड आउट करना है? 1 - u2²/c²। वहां पे आपके पास u2 की वैल्यू भी है। समझ में आ गई? तो ये काम आपका है, पूरा करोगे कॉपी में, ये नहीं कि बस ऐसे ही करके लिख दिया, ऐसे नहीं छोड़ना है भाई, पूरा करेंगे आप सभी। ठीक है, मैं बता रही हूँ डायरेक्ट आपको कि क्या आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, पेपर में अलग की पूरा करने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम आप 1 - u1²/c² आपने नहीं किया है, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चाहे रफ में ही करके देख लेना, पर इसको कर लेना। ठीक है, u2 की वैल्यू पुट करके। ठीक है, जब आप करोगे ना, तो इस पे और इस एक्सप्रेशन में एक ही फर्क आएगा। वो पता है क्या आएगा? अभी बता देती हूँ। ऊपर का तो ऐसा का ऐसा आएगा, नीचे बस 1 - u'-v/c² का होल स्क्वायर। बस वो क्यों आएगा? क्योंकि u2 की जो वैल्यू थी वो -u'+v/1 - u'-v/c² थी। ठीक है, तो वो एक माइनस का फर्क आ जाता है। अदरवाइज यहाँ पे तो जब आप u' की जगह माइनस रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो वही आ जाएगा, इसलिए ऊपर फर्क नहीं आया, नीचे फर्क आया। समझ में आ गई बात आपको? तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब आप क्या करो? रेशो ले लो 6 में 5 का। समझ में आ गई? इक्वेशन 6 को मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे? इक्वेशन नंबर 5 से। तो डिवाइडिंग 6, ठीक है, तो 6/5 करना है, डायरेक्ट ही कर दो। ठीक है, 6 को 5 से डिवाइड करो, तो भैया LHS में कितना आएगा? 1 - u2²/c², और नीचे आएगा 1 - u1²/c²। ठीक है भाई, अब देखो क्या क्या कट जाएगा। 6 में 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा? ये ऊपर के तो दोनों खुद ही कट जाएंगे, न्यूमरेटर यानी कि अंश तो इक्वल है ना दोनों के, तो अंश तो कट जाएंगे आपके। क्या बचेगा आपका? आपका बचेगा, पहले आप इसको पूरे को लिखोगे, फिर इसके बटे में इसको लेकर के आओगे। ठीक है, तो जो नीचे वाला है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा उल्टा होकर के। कितना आएगा? u1 + u'-v/c² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - u'-v/c² का होल स्क्वायर। समझ में आ गई? अंडर रूट ले लो, है ना, अंडर रूट लोगे आप तो क्या बनेगा आपके पास? मतलब इसका रूट ले लो, है ना, 1 - u2²/c² अपॉन अंडर रूट 1 - u1²/c²। इधर क्या बचेगा? 1 + u'-v/c², और नीचे 1 - u'-v/c²। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपने एक एक्सप्रेशन निकाला था m1 m2 वाला, ये रहा देखो इक्वेशन नंबर 4, ये अब जरूरत पड़ेगी। देखो m1 m2 इसके बराबर आया था, और ये भी ये इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों, ये वाले और ये वाले। ये नंबर में डाल रही हूँ उसको 7, मतलब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 7 से कंपेयर करो। 4 को 7 से, 4 को 7 से कंपेयर करो। RHS दोनों के बराबर है, तो LHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों बराबर है। देखो
इसलिए निकाला था हमने। समझ में आ गई? तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 7 LHS विल बी इक्वल तो m1 अपॉन m2 किसके बराबर आएगा, √1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू √1 माइनस u2 है ना, ऊपर u2 है, u2 और ये u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको? तो पता है क्या होगा कि ठीक है, अब देखो इसको वो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा m1 √1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू m2 √1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब आप ये देखो कि ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 8, इसमें कोई भी चीज किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि इस इक्वेशन के हर एक्सप्रेशन इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से m1 m2 पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि दोनों राशियां यानी कि LHS और RHS दोनों क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर हो। समझ में आ गई? तो अब क्या लिखोगे, सिंस LHS एंड RHS of equation 8 are independent to each other, therefore for validation of the equation, यानी कि वैधता के लिए, वैलिडेशन ऑफ इक्वेशन, दोनों ही टर्म किसी कांस्टेंट के बराबर होंगी, और मैंने वो मान लिया कि वो किसके बराबर हैं, एक कांस्टेंट है दैट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m0, क्योंकि हम जानते हैं कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, तो हमने वही मान लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया कांस्टेंट, और ये है क्या, दिस इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई? तो आपके पास आ तो गई इक्वेशन, m0 m1 कितना आ गया, इसको इसके बराबर करोगे तो m1 इज इक्वल टू कितना आ गया, m0 अपॉन √1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और इसको इसके इक्वल करोगे तो क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यही तो निकालना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको जनरलाइज करके, जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मास जो है वो इस रेस्ट मास पर डिपेंड करता है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, उससे क्या क्या चीजें समझ में आती हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप इसको सारा कर लेना कंप्लीट। ठीक है, ओके, थैंक यू।